हमारे देश में बहुत ही प्राचीन किले और हवेलियां हैं। हर शहर में मौजूद हैं। हर किला और हवेली अपनी अलग ही कहानी बयान करता है। कई किले और हवेलियां हमारे हिंदू राजाओं की हैं और कई मुस्लिम राजाओं की। कुछ बड़े बड़े किले और हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उनकी देखरेख करती है और समय समय पर उनकी मरम्मत कराती रहती है। ऐसा ही एक किला जयपुर के एक छोटे से शहर अलवर में है। इस किले को भांगड़ के किले के रूप में जाना जाता है। यह किला कई समय से लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए सरकार ने यह हिदायत जारी की थी कि शाम को सूरज ढलने के बाद कोई भी टूरिस्ट इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश की, पर वो सब नाकाम रहे। अजीत को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ का कोर्स भी किया था। उसने भी भांगड़ के किले के बारे में बहुत कुछ सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लग गई। वहाँ भी उसने अपनी कलीग से उस किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना। क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि वह खुद अंदर जाकर देखेगा कि मामला क्या है। एक रात जब अजीत की ड्यूटी किले के बाहर थी, तो उसने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है, आज वो किले के अंदर जाकर देख सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नज़रों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरी हो रखी थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वह उस किले के उस हिस्से में खड़ा था जहाँ पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देख वह बहुत हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी निकल रही थी। उसने दीवारों के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक ज़बरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। वो ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वह आवाज़ उसे एक बहुत ही बड़े कमरे की तरफ ले गई, जो उस ज़माने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। अब वो उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी दास दासियाँ वहाँ घूम रही थीं। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी का शादी का फंक्शन चल रहा हो। अजीत ने जब वहाँ लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें देखकर वह डर गया और एक खंबे के पीछे जाकर छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनके आते ही ढोल बजने लगे और दासियां फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। अजीत ने चारों तरफ महल में नजर दौड़ाकर देखा तो उसने पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद थे, जो कि शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे, जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। अजीत ने नजरें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है और उसने सोचा कि मैं बेवजह ही डर रहा हूँ। वह जैसे ही खंबे के पीछे से निकलकर आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। अजीत की नज़रें पीछे दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। अजीत ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया था और वहाँ खड़े होकर उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से
सारा महल सुगंधित हो गया था। कुछ ही पलों में पहरेदार ने इस राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा भी करी। उस राजकुमार के आते ही उस सभा में सब खड़े हो गए और फिर से दासियों ने उन पर फूलों की वर्षा करी। अजीत को अब सब समझ में आ गया था। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा है वह एक छलावा है, पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहां खड़े होकर कुछ और देर उसे देखना चाहता था। थोड़ी देर में शादी की रस्में प्रारंभ हो गईं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि तभी कुछ सिपाहियों ने अजीत को घेर लिया और शोर मचा दिया। अचानक मचे इस शोर से सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े अजीत पर पड़ा। शादी की रस्मों को रुकवा दिया गया। सिपाही अजीत को खंबे के पीछे से खींचते हुए बाहर निकाल लाए। अजीत चीखने और चिल्लाने लगा। वह चीख चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, एक छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। राजा अजीत को देखकर गुस्से से लाल हो गए। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी? राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। हाँ महाराज, यही है वो आदमी। खंबे के पीछे खड़ा होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए इसके साथ क्या करना है। मंत्री बोला। यह सुनकर अजीत डर गया। अरे आप ये कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब जिंदा हैं ही नहीं। आप सब लोग तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं? अजीत ने चिल्लाकर बोला। तभी एक सिपाही ने अजीत पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। महाराज से चिल्लाकर बात करता है। सिपाहियों इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो। यही इसका अंजाम होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी। नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। अजीत को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सच है या छलावा है। उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख ले तो वह बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़ लिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। राजकुमारी उसे गुस्से से देख रही थी। तुमने जो किया है वह पाप है और पाप की माफी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है। राजकुमारी गुस्से से बोली। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसाए। वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों इस किले का राज जानने के लिए यहाँ आया, क्यों उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं ये विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नजरों को ही खत्म कर दूंगी। राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। और थोड़ी देर में सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आए। अजीत को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। वह झटपटाने लगा, पर क्योंकि उसको बांध रखा था इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख अजीत के हाथ पैर फूल गए। वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। मुझे माफ कर दो, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। मुझे मत मारो। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। साहब, सुबह हो गई, उठ जाइए। आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हुए हैं? अजीत की नींद टूट गई। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह हड़बड़ा कर उठा और वहां के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आया
तो उसने उसे वहां गेट के पास सोते हुए पाया। अजीत को इतना तो याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आ गई, वह कब वहां पहुंचा, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता है शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो कुछ भी देखा वह ऐसा लग रहा था कि वह सच में उस समय वहां था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सब सच लग रहा था। फिर अजीत वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा। वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर गया था, और क्या सचमुच उसने उन मरे हुए लोगों को जिंदा देखा था। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि वह अब कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ के किले से जुड़ा हुआ है वह राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में सभी की भलाई है।